हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, मन लगाकर पढ़ रहे हो। कई बच्चों से थोड़ी थोड़ी बात होती है तो लगातार इस प्रकार से लेक्चर्स को खाली फ़ोन पे देख के पढ़ना आसान काम नहीं है, लेकिन अभी तो और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक ये सब चीज़ें को ओपन नहीं करती है तब तक यही साधन हमारे पास अवेलेबल है और मन तो लगाना पड़ेगा उसको, उससे भाग नहीं सकते हैं आप, पढ़ाई तो उसको करनी पड़ेगी आपको। हाँ, बीच में छोटे छोटे ब्रेक ले सकते हैं आप लोग, लगातार ना बैठें, ब्रेक इम्पॉर्टेंट है, आइज़ को भी थोड़ा रिलैक्स दें। छोटे ब्रेक्स भी बड़े मायने रखते हैं और माइंड को थोड़ा इस प्रकार से सेटअप करें कि वो बात को एक बारी में बेहतर समझ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एफर्ट इसमें भी लग रही है कि उसको वो कई बार सुन रहे हैं, आगे पीछे सुन रहे हैं, तो उससे टाइम भी ज़्यादा जा रहा है बच्चे का। ध्यान से एक बार में सुनेंगे तो अच्छे से दिमाग में बात बैठेगी। हाँ, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं बच्चे, ज़्यादातर साथ में बना रहे हैं, तो वो नेसेसरी पार्ट है। ज़्यादातर पार्ट इस चैप्टर में एनसीईआरटी का उपयोग हो रहा है, तो एनसीईआरटी की थ्योरी ही आपकी लगभग पूरी मदद कर देगी। हाँ, शॉर्ट नोट बनाएंगे तो उससे हेल्प होगी। हमारा डिस्कशन चल रहा था पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी का। उस पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी में जो अगला पार्ट आता है वो है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। पहले हमने डिस्कस किया लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, उसके बाद एनसीईआरटी लेता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, एक्सप्लेन किया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, नाम लिया एनसीईआरटी ने, नाम याद रखना जरूरी है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वो आपके सामने यहां एक ग्राफ के रूप में भी दिखाया गया है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे आप किसी इकोसिस्टम में गए और आपने वहां पर स्पीशीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कितने प्रकार की स्पीशीज प्रेजेंट है, तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ाने पर शुरुआत में स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी। स्पीशीज रिचनेस जिसको सिंबल एस से एनसीईआरटी ने दिखाया है, स्पीशीज रिचनेस एस, स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, ये जा रहे ऊपर, लेकिन एक लिमिट के बाद स्पीशीज रिचनेस बढ़ना बंद हो जाएगी और ये कर्व सैचुरेट हो जाएगा, ये कर्व सैचुरेट हो जाएगा। अब आपको इसके बारे में सारी चीजें जाननी है। पहले तो यही थ्योरी जो मैंने बोली है, ये आ गया पॉइंट। विद इन अ रीजन, एक रीजन में मतलब कोई एक क्षेत्र होना चाहिए डिमार्केटेड जिसके एरियाज को आप स्टडी कर रहे हैं। स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। एक्सप्लोर्ड एरिया मतलब जिस एरिया को इकोलॉजिस्ट ने, आपने विजिट किया, ऑब्जर्व किया कि इसमें कितने प्रकार की स्पीशीज प्रेजेंट है, बट ओनली अप टू अ लिमिट, ऐसे एनसीईआरटी कहता है। केवल एक लिमिट तक, आप देख रहे हैं ग्राफ में, एक लिमिट तक ही स्पीशीज रिचनेस बढ़ी। स्पीशीज रिचनेस मतलब आपके उस एक्सप्लोर्ड एरिया में कितने प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है, यही उस एरिया की स्पीशीज रिचनेस है। और एक लिमिट के बाद क्या हो गई है, सैचुरेट हो गई, ये सैचुरेट हो गई। अब यहां पर ये एक इतना भाग मार्क करके लिखा है सी, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पर गैप। गैप क्यों आएगा? जब आप पहले एरिया को भी विजिट करेंगे तो वहां स्पीशीज जीरो तो है नहीं, कुछ तो स्पीशीज मिलेंगी ना, तो इसलिए यहां गैप आएगा, ये ग्राफ जीरो से शुरू नहीं होगा। एस क्या है? स्पीशीज रिचनेस है। सी क्या है? इंटरसेप्ट मतलब गैप ऑन वाई एक्सिस है, कुछ स्पीशीज मिलेंगी। ए क्या है? एरिया है। और Z है इस कर्व का स्लोप, इस कर्व का स्लोप। ये जो इक्वेशन है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आगे मेंशन किया है, पहले यही पॉइंट बोलूंगा तब आगे जाऊंगा। किसी फॉरेस्ट में सपोज आप चले जाएं और वहां पर आप नए नए एरिया को विजिट करें
तो शुरू में उस फॉरेस्ट के नए एरिया को विजिट करने पर स्पीशीज रिचनेस, मतलब आपके द्वारा ऑब्जर्व की गई स्पीशीज बढ़ेंगी, लेकिन एक लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो जाएंगी, सैचुरेशन आ जाएगा। यही कहलाता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का कर्व, जिसको एनसीईआरटी लिखता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब टेक्निकली तो फिजिक्स के हिसाब से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है और उसमें अभी तक कभी कोई करेक्शन नहीं है, तो उसको मैं वही मेंशन कर रहा हूं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एनसीईआरटी बोलता है। इक्वेशन पर आते हैं। यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन को पहले देखते हैं, जो मैंने बोला इक्वेशन पे जाएंगे। मैंने कहा सपोज आप ये कोई फॉरेस्ट है, आप उसमें विजिट कर रहे हैं, तो जब आप विजिट करेंगे फॉरेस्ट को, या कोई इकोलॉजिस्ट है उसको जिम्मेदारी दे दी गई कि इस फॉरेस्ट में कितने प्रकार की बर्ड स्पीशीज हैं उनकी स्टडी करके आओ, तो क्या लगता है इकोलॉजिस्ट इस फॉरेस्ट के चप्पे चप्पे पर जाएगा? ना, वो इस पूरे फॉरेस्ट में से कुछ सैंपल एरिया मार्क कर लेगा। ये सैंपल एरिया मार्क हो गए, ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट। ये टर्म कहीं आ सकता है क्वेश्चन में, ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट, सैंपल एरियाज। ये क्वाड्रेंट मार्क कर लिए ऐसे रैंडमली अलग अलग क्षेत्रों में। अब इकोलॉजिस्ट इस पहले क्षेत्र में गए और यहां उनको स्टडी करनी है, क्या? स्टडी ऑफ बर्ड स्पीशीज इन ए फॉरेस्ट। ये स्टडी करनी है, बर्ड के बारे में स्टडी करनी है। सपोज उनको यहां पर 6 स्पीशीज मिली बर्ड्स की, तो उन्होंने अपने डेटा में क्या लिख लिया? इतना एरिया विजिट किया और कितनी स्पीशीज मिली? 6। तो उसको ग्राफ पर बना देंगे, वो एरिया स्पीशीज, तो गैप आएगा, यहां से शुरुआत होगी उनके ग्राफ बनने की। एरिया इतना विजिट किया, इतनी स्पीशीज मिली। फिर उसके बाद वो अगले एरिया में गए, यहां उनको सपोज 7 स्पीशीज मिली, लेकिन इन 7 स्पीशीज में से 2 ऐसी हैं जो इधर भी थी। दोबारा तो काउंट नहीं करेंगे ना, हम तो नई नई स्पीशीज ढूंढ रहे। तो ये यहां पर इसकी टोटल है और ये 2 ऑलरेडी सीन है, पहले किसी एरिया में देख लिए। तो नेट वैल्यू क्या बची? यहां पर आपके पास 5 बची। तो आप क्या करेंगे? ग्राफ पर फिर जाएंगे, एरिया स्पीशीज, ऐसे ग्राफ चल रहा है आपका। नया एरिया जुड़ गया पुराने एरिया में और नई स्पीशीज जुड़ गई पुराने स्पीशीज में। 6 पहले थी, 5 और जुड़ गई, 11 स्पीशीज हो गई टोटल और एरिया एक्सप्लोर्ड इतना हो गया। ऐसे करते जाएंगे आप। तीसरे एरिया में गए, फिर लगभग वही स्थिति। सपोज यहां पर आपको 6 प्रकार की स्पीशीज मिली, जिनमें से एक ऑलरेडी ऐसी थी जो आप पीछे किसी एरिया में पहले या दूसरे में ऑब्जर्व कर चुके हैं। नेट कितनी मिली? 5। फिर आप वही करेंगे, ग्राफ पर एरिया जोड़ेंगे, स्पीशीज जोड़ेंगे। अगले एरिया में गए, यहां पर आपको सपोज जो टोटल स्पीशीज मिली, आपको 8 प्रकार की स्पीशीज मिली। 8 प्रकार की स्पीशीज में से 2 ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं। नेट कितनी हो गई? 6 हो गई। यहां गए, आपको सपोज 9 प्रकार की स्पीशीज मिली, जिनमें से सपोज और बढ़ा दिया मैंने, सेंटर में डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी भी हो सकती है। सपोज यहां पर आपको 10 प्रकार की स्पीशीज मिली, जिनमें से 3 ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब आप देखना, जो ऑलरेडी ऑब्जर्व है उनकी संख्या बढ़ेगी, तो नेट वैल्यू आ गई 7। फिर आप अगले एरिया में गए, यहां पर आपको टोटल 7 प्रकार की स्पीशीज मिली। मेरे बात पे ध्यान देना है, हर बार पूरी स्टोरी नहीं लिख रहा हूं। जिनमें से 4 ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं। नेट कितनी बची? 3। यहां पर आप गए, यहां पर आपको 5 प्रकार की स्पीशीज मिली, लेकिन 5 को आप ऑब्जर्व कर चुके हैं ऑलरेडी, तो नई कितनी मिली? 0। फिर बोलूंगा पूरे को, ध्यान से देखना है। जब आप एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं, एरिया पहले एरिया को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपने पहले से और कुछ देखा ही नहीं है। जो भी स्पीशीज मिलेंगी वो सब की सब
नई स्पीशीज होंगी। तो पहले एरिया में 6 स्पीशीज मिली, आपकी वैल्यू है एरिया, इतना एरिया विजिट किया, इतनी स्पीशीज मिली। दूसरे एरिया में गए तो आपको टोटल 7 प्रकार की स्पीशीज मिली, पर आपने देखा इसमें से 2 तो वही है जो इधर भी थी, तो नेट वैल्यू कितनी मिली 5। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने पुराने एरिया में नया एरिया जोड़ दिया और पुरानी स्पीशीज में 6 में 5 और जोड़ दी, ग्राफ आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद आप अगले एरिया में गए, 5 और नई मिली आपको। तो आप यही करते जा रहे हैं कि आप फिर यही करेंगे अपने ग्राफ में कि आप यहां पर एरिया जोड़ेंगे, स्पीशीज जोड़ेंगे और आपका ग्राफ आगे बढ़ जाएगा। ऐसे करते जा रहे हैं आप, ऐसे करते करते आपका ग्राफ आगे बढ़ेगा। फिर थोड़ा तेजी से भी बढ़ेगा, ज्यादा स्पीशीज मिलेंगी, नेट नई स्पीशीज ज्यादा मिलेंगी तो ग्राफ तेजी से भी ऊपर जाएगा, ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा। अब ये गया ग्राफ तेजी से ऊपर, एरिया जुड़ा और स्पीशीज कई सारी मिल गई, ग्राफ तेजी से ऊपर गया। एरिया जुड़ा, स्पीशीज कई सारी मिल गई, ग्राफ तेजी से ऊपर गया। लेकिन अब क्या होगा, अब आप इतने एरिया विजिट कर चुके हैं कि आप इसकी काफी स्पीशीज फॉरेस्ट की देख चुके, तब आप जब नए एरिया में जाएंगे तो उनमें से ऑलरेडी सीन स्पीशीज की संख्या बढ़ने लगेगी, 4 हो गई, नेट केवल कितनी बची 3, नेट 3 बची। तो अब रिजल्ट क्या होगा, अब एरिया बढ़ने पर स्पीशीज के बढ़ने का रेट धीरे होने लगेगा, एरिया बढ़ने पर स्पीशीज के बढ़ने का रेट धीरे होने लगेगा और एक लिमिट ऐसी आएगी कि एरिया बढ़ाएंगे लेकिन स्पीशीज बढ़ेंगी ही नहीं, सैचुरेट हो जाएंगी, ये वैल्यू सैचुरेट हो जाएगी, बढ़ना बंद हो जाएंगी। कब बढ़ना बंद हो जाएंगी, इधर थोड़े डॉट ज्यादा आ रहे हैं, मैंने उधर सैंपल थोड़े कम लिए, कोई नहीं उससे। तो इसका मतलब जब आप आखिरी एरिया में गए, यहां पर आपने टोटल 5 प्रकार की स्पीशीज देखी है, लेकिन वो 5 ही ऐसी हैं जो इनमें से कहीं ना कहीं आप देख चुके हैं, तो नेट वैल्यू तो 0 ही दिखी आपको, नई स्पीशीज तो मिली ही नहीं, तो नेट वैल्यू 0। तो आपका एरिया तो ऐड होगा, ग्राफ में एरिया तो ऐड होगा, लेकिन स्पीशीज तो जोड़ ही नहीं पाओगे, नई तो स्पीशीज देखी नहीं, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, तो सैचुरेट हो जाएगा। तो यही कहानी मैंने लिखी है। देखो पूरे अच्छे से एनसीईआरटी के ग्राफ कैसे बना है उसको एक्सप्लेन किया है मैंने। तो ये रिजल्ट लिखा मैंने, इनिशियली विजिटिंग न्यू एरियाज एडेड न्यू स्पीशीज। शुरुआत में जब आप नई स्पीशीज ऐड हो रही है, बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट नो न्यू, इस बात पे बहुत ध्यान देना है। क्या अभी भी आखिरी में भी आपको स्पीशीज मिल रही है? यस, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि इस एरिया में स्पीशीज नहीं है, इसमें नई स्पीशीज नहीं है। तो आपको ऐसे ही ऑप्शन देगा कि ये कर्व कब सैचुरेट होता है। एक ऑप्शन देगा स्पीशीज मिलनी बंद हो जाए, एक ऑप्शन देगा नई स्पीशीज मिलनी बंद हो जाए। करेक्ट है, नई स्पीशीज मिलनी बंद हो जाए। स्पीशीज तो अभी मिल रही है ना आपको, तो नई स्पीशीज मिलनी बंद हो जाए। नो न्यू स्पीशीज आर फाउंड। इसका रिजल्ट क्या आएगा, कर्व सैचुरेटेड। कर्व क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, मतलब इसमें और बढ़ोतरी बंद हो जाएगी, कर्व में और बढ़ोतरी बंद हो जाएगी। अब देख लो, यही बात फिर ग्राफ पर बोलूंगा। जैसे जैसे नए एरिया को विजिट करोगे नए प्रकार की स्पीशीज मिलेंगी और ये कर्व लीनियरली आगे बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद नई स्पीशीज मिलने का रेट धीरे होगा और फिर एक लिमिट के बाद नई स्पीशीज मिलना ही बंद हो जाएंगी, तो कर्व क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। यही कहानी मैंने आपको पूरे फॉरेस्ट पर इस प्रकार से अप्लाई करके दिखाई है कि आखिर इकोलॉजिस्ट इस ग्राफ को बनाते कैसे हैं, कैसे उन्होंने ये ग्राफ तैयार किया है। अब इसकी इक्वेशन पर आते हैं जो एनसीईआरटी लिखता है। इक्वेशन लिखता है कर्व की, S = CA⁴Z। S क्या है, स्पीशीज रिचनेस है, मतलब कितने प्रकार की स्पीशीज उस आपके एक्सप्लोर्ड एरिया में पाई जा रही हैं। C क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सब एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। हाँ, आप मुझसे पूछेंगे सर ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्यों आया, मैंने कहा था इसलिए आएगा क्योंकि जब आप पहला एरिया भी विजिट करेंगे तो आपको कुछ तो स्पीशीज मिलेंगी। यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो देयर इज अ गैप फ्रॉम द बेस। तो वो जो गैप है ऊंचाई का वाई एक्सिस पर, उसी को क्या बोल रहे हैं, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। 0 स्पीशीज से शुरुआत नहीं हो रही आपकी। एरिया, जो भी एरिया आपने एक्सप्लोर किया है इसका अध्ययन करने के लिए, और Z क्या है, स्लोप ऑफ कर्व। कर्व का स्लोप वो क्या कहलाता है, Z कहलाता है, या
एनसीईआरटी अपनी महान अंग्रेजी का उपयोग करते हुए यहां स्लोप को बोलता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। स्लोप के लिए ये एक मैथमेटिकल टर्म है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ज्यादा उससे परेशान नहीं होना है, खाली नाम याद रखना है। स्लोप को ही मैथमेटिक्स में रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और इसलिए z में कोई सा भी आ जाए तो हमारा आंसर बनना चाहिए। तो ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। स्लोप पे अप्लाई करके देख सकते हैं आप कि s इजिकल टू सी ए टू दी पावर z का क्या मतलब है। यहां पर स्पीशीज रिचनेस, अगर आप सपोज जैसे कर्व में जहां लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, ये बहुत अच्छे लेवल के बच्चे सवाल करते हैं, सर ये यहां स्ट्रेट लाइन हो गई तो एट सैचुरेशन z इज इक्वल टू 0। एट सैचुरेशन z इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्लोप क्या है, 0 है। तो बच्चे सवाल लाते हैं, सर यहां जब ये स्लोप 0 हो गया तो स्पीशीज रिचनेस किसके बराबर है। मैथमेटिक्स लगाते हो, बिल्कुल सही लगाते हैं। s इज इक्वल टू सी ए टू दी पावर 0, a की पावर 0 का मतलब 1, तो इसका मतलब s इज इक्वल टू सी। तो बच्चा कहता है सर s इज इक्वल टू सी कैसे हो जाएगा, c तो सर यहां है जबकि स्पीशीज रिचनेस तो यहां पहुंच गई। होशियारी चाहिएगी। c क्या है, c है ये इंटरसेप्ट। अरे भैया हर बार इंटरसेप्ट भी तो बढ़ रहा है। जब आप एरिया ये ले रहे हो तो गैप भी तो यही लोगे, ये नया इंटरसेप्ट हो जाएगा। गैप भी तो यही लोगे, ऐसे थोड़ी करोगे कि एरिया लिया ये और इंटरसेप्ट लिया इसका, ऐसे नहीं करोगे। तो ये पहला इंटरसेप्ट है, यहां पर ये पहला इंटरसेप्ट है इतना ऊंचा, अगला उससे अगला इंटरसेप्ट। देखो आपके लिए ड्रा करके दिखाऊं, ये नए इंटरसेप्ट बनते जा रहे हैं, ये नए इंटरसेप्ट बनते जा रहे हैं, ये नए इंटरसेप्ट बनते जा रहे हैं। तो सब अपने अपने एरिया के हिसाब से इंटरसेप्ट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एरिया तो लो यहां का इस वैल्यू का जहां हॉरिजॉन्टल हो गया कर्व, और इंटरसेप्ट लो यहां का ना। अरे इंटरसेप्ट भी तो यही लोगे। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है इक्वेशन, s इज इक्वल टू सी ए टू दी पावर z। किसी भी जगह वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू देगा स्पीशीज रिचनेस की, और यहां जाकर किसके बाद देगा, आखिरी c के बराबर, क्योंकि बढ़ना ही बंद हो गया। जो आखिरी इंटरसेप्ट की ऊंचाई होगी जिसके बाद और इंटरसेप्ट की ऊंचाई बढ़ना बंद हो गई, तो वो उसके बराबर वैल्यू आएगी, क्योंकि स्लोप क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो आखिरी इंटरसेप्ट के बराबर आएगी वैल्यू। इस प्रकार से ये कहानी चल रही है। ये इसका मैथमेटिक्स अप्लाई करके दिखाया आपको। फिर उसके बाद यहां पर ये तो याद करने रखने वाली चीज आ गई, इनके मीनिंग बता दिए। अब यहां पर आती है इसकी लॉग इक्वेशन। क्या आती है इसकी, लॉग इक्वेशन। log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। जब भी आप लिखते हैं, फिर अगेन बेसिक सा मैथमेटिक्स, अगर इक्वेशन लिखी हो s इज इक्वल टू सी ए टू दी पावर z, इसका log लोगे तो log s इज इक्वल टू log c, तो मल्टीप्लाई वाला प्लस में आ जाएगा और पावर पहले लिखी जाएगी, प्लस z log a, ये इक्वेशन आएगी। मैथमेटिक्स इसको क्या कहता है, मैथमेटिक्स कहता है कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बोल वही रहा हूं जो आप सुनते हैं, बस c इधर लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सो इट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो इसका मतलब ये जो लॉग में आ रही है इक्वेशन, कैसी आ रही है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है। तो लॉग कर्व बनेगा तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। ये देख लेंगे जरा, लॉग कर्व बनेगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा। हाँ जी, इसको ये सब कहानी तो समझा चुका, थोड़ा क्लीन करके इसमें लॉग कर्व बनाऊंगा मैं। ये तो नॉर्मल कर्व था, लॉग कर्व ये गया, ये लॉग s इज इक्वल टू लॉग c प्लस z लॉग a। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे
शुरुआत में स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी और एक लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो जाएगी। लॉग कर्व में आप कहेंगे सर इसमें सैचुरेशन नहीं दिख रहा। लॉग कर्व में सैचुरेशन का अर्थ है कर्व आगे जाना बंद हो जाएगा। लॉग कर्व में सैचुरेशन का अर्थ है कर्व आगे जाना बंद हो जाएगा, यहां से ये मीनिंग होगा इसका। तो दोनों में अप्लाई हो गया। लॉग कर्व का क्या बड़ा महत्व होगा वो आपको दिखेगा। एग्जाम्पल एक आएगा जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, उसके आंसर में आपको उसका रोल भी दिखेगा। तो पहले नॉर्मल कर्व था जिसकी इक्वेशन s इक्वल टू सी ए टू दी पावर z, फिर इसका लॉग लिया जिसकी इक्वेशन log s इक्वल टू log c प्लस z log a, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन कर्व। हमने इसका स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया है वो मीनिंग भी समझ में आएगा। तो पहले दोनों कर्व देख लेंगे। ये कहानी पूरी आपको बता दी, ये याद करने के लिए कहा है आपसे। ये लॉग की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, यहां तक हमारा डिस्कशन आ गया। अब आता है एनसीईआरटी के याद करने के पॉइंट। ये जो स्लोप है z है, इसकी वैल्यू सामान्य तौर पर क्या होती है? एनसीईआरटी कहता है कि z की वैल्यू सामान्य तौर पर होती है ये 0.1 से 0.2 के बीच में। बिल्कुल एग्जैक्ट याद करने वाले, रटने वाले पॉइंट हैं। रट्टा है प्योर, जो एनसीईआरटी बोलता है वो याद करना है, वैल्यू गायब नहीं होनी चाहिए। z की वैल्यू सामान्य तौर पर क्या पाई इकोलॉजिस्ट ने? 0.1 से 0.2। किसके लिए? किसी के लिए भी, रिगार्डलेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप और रीजन। इसका मतलब टैक्सोनॉमिक ग्रुप चाहे आप कोई एंजियोस्पर्म्स का ले लें, आप चाहे एम्फीबियंस की बात करें, किसी का ही ले लें। रीजन में आप, एनसीईआरटी कहता है सपोज कोई न्यूयॉर्क का एरिया ले ले, आप कैलिफोर्निया का एरिया ले ले, ऐसे उसने एग्जाम्पल दिए हैं। वेस्टर्न एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि उनकी बुक से लिए गए ये टेक्स्ट है, डाटा है। तो अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, ये बात क्या हुई? ये पॉइंट हमने थोड़ा पहले भी लिया है, फिर बोलता हूं। चाहे एंजियोस्पर्म हो, इंसेक्ट हो, एम्फीबियन हो, कोई भी हो, ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है यह सामान्य तौर पर एक जैसा रहेगा। आपका फिर वही डाउट आएगा सर इंसेक्ट की डाइवर्सिटी तो ज्यादा है। बिल्कुल डाइवर्सिटी ज्यादा है, मैंने पहले बोला था, आज फिर बोलूंगा। एरिया बढ़ाने पर अगर एंजियोस्पर्म उस एरिया में 20 प्रकार के थे तो एरिया बढ़ाने पर जितने एरिया पर वो डबल हुए उतने एरिया पर इंसेक्ट भी डबल हो जाएंगे। हां यह बात अलग है, अगर इंसेक्ट ऑलरेडी 30 प्रकार के हैं तो वो 60 प्रकार के हो जाएंगे। एंजियोस्पर्म 20 प्रकार के थे, वो 40 प्रकार के हो गए, लेकिन रेशियो इंक्रीज तो सेम रहा ना, दे बोथ बिकेम डबल। तो इसका मतलब ये ग्राफ ये बताता है कि चाहे एंजियोस्पर्म हो, इंसेक्ट हो, रेप्टाइल हो, एम्फीबियन हो, मोलिस्का हो या एरिया कोई भी हो, उसमें कितना एरिया बढ़ाने पर स्पीशीज 1.5 टाइम्स अधिक पाई जाएंगी, 2 टाइम्स पाई जाएंगी, इसका कर्व लगभग सेम आता है। हाँ जी मैथमेटिक्स है, फिर बोलूंगा मैथमेटिक्स है। बायोलॉजी का बहुत सारा बच्चा लेट जाता है और तैरने लगता है कि क्या कह रहे हो। सुनना ध्यान से, मैंने कहा टैक्सोनॉमिक ग्रुप, सपोज एंजियोस्पर्म है और आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एंजियोस्पर्म के इस टैक्सोनॉमिक ग्रुप में, स्पेस ज़्यादा ले रहा है ऐसे लिखूंगा, क्लियर देखिए। सपोज टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो है वो एंजियोस्पर्म है और किसी रीजन में, सपोज मैंने कहा एग्जाम्पल में वेस्टर्न घाट्स ले लिए इंडिया के, इसके अलग अलग सैंपल लिए,
एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, 4 एरिया के सैंपल ले लिए। ये क्या कह रहा है, अगर आप एंजियोस्पर्म के लिए लोगे, एरिया 1 में अगर आपको 6 प्रकार की स्पीशीज मिली, एरिया 2 में 8 प्रकार टोटल मिलाकर नेट नई मिल और 8 प्रकार की स्पीशीज मिल गई, तो इस प्रकार से ये स्पीशीज की संख्या आगे बढ़ रही है। यहां पर ये टोटल लिख रहा हूं, टोटल लिख रहा हूं हर एक जगह। तो और एरिया 3 में और ऐड होकर अगर ये 12 प्रकार की स्पीशीज हो गई और एरिया 4 में ऐड होकर ये 16 प्रकार की स्पीशीज हो गई, लगभग इस रेशो में इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप ये बर्ड्स के लिए भी लेंगे, तो बर्ड्स के मामले में अगर आपको यहां पर सपोज 4 प्रकार की स्पीशीज मिली थी, तो हो सकता है यहां पर आपको ये 5 प्रकार की स्पीशीज मिले, ये 8 हो जाए और ये 11 हो जाए सपोज। यहां पर सपोज जैसे ये लगभग सेम रेशो लिया है मैंने। अब आप देखो ये सेम रेशो इंक्रीज है, ये सेम रेशो इंक्रीज है, अप्रोक्सीमेट में ली जाती है बेटा वैल्यू। वो ये कह रहा है कि आपने ये वेस्टर्न घाट के लिए लिया, आप ये कलाकारी कहीं जाके कर लो, रेशो जो आएगा इंक्रीज होने का सेम ही है। जब इनका सेम रेशो इंक्रीज है तो इनका ग्राफ भी तो सेम टाइप का ही आएगा, मतलब z की वैल्यू सेम ही रहेगी ना। ये मैंने अप्रोक्सीमेट लिया है इंक्रीज, तो आप इसमें कैलकुलेटर पे भी रेशो निकाल के देखेंगे इंक्रीज होने का, तो वो लगभग आसपास ही आएगा। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया, तो यहां से बात दिमाग में बैठनी चाहिए। आप कोई और टेक्सोनोमिक ग्रुप ले लो, एनिमल का, प्लांट का, एनसीईआरटी कहता है कि जो रेशो इंक्रीज आएगा वो सेम आएगा। तो एक की टाइप ऑफ स्पीशीज ज्यादा हो सकती है, दूसरे की टाइप ऑफ स्पीशीज कम हो सकती है, लेकिन उनका रेशो इंक्रीज जो हो रहा है स्पीशीज रिचनेस में, वो लगभग सेम रेशो में ही चलेगा, ये कहता है। फिर देख लो एनसीईआरटी का पॉइंट, मोस्टली वैल्यू ऑफ z 0.1 से 0.2 रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप और रीजन। आप रीजन बदल दें तब भी और टेक्सोनोमिक ग्रुप बदल दें तब भी वैल्यू लगभग यही रहेगी। और ये एनसीईआरटी के एग्जांपल, एंजियोस्पर्म एम्फीबियन न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल। ये तो केवल इसलिए लिखे को पढ़ के आपको अजीब नहीं लगे क्या कहना चाह रहा। मेन पॉइंट जो मैंने आगे समझाया वो समझने का है कि रेशो इंक्रीज सेम रहेगा। कब बदलेगा वो बात भी बताऊंगा, कब बदलेगा, ये आ गया बदलने का पॉइंट। वैल्यू ऑफ z इज वेरी लार्ज in very large, like a continent, in very large area, in very large area like a continent। ये बढ़कर कितनी हो गई 0.6 से 1.2। अगेन एनसीईआरटी की वैल्यू याद करने की है। लार्ज कॉन्टिनेंट में 0.6 से 1.2 क्यों हो गई, मैंने कारण लिखा है। वाई हाई वैल्यू, अपने आप से सवाल पूछा कि इतनी हाई वैल्यू क्यों हो गई, ड्यू टू मच वेरिएशन इन क्लाइमेट ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट बहुत बड़ी जगह होती है, उसका क्लाइमेट बहुत ज्यादा वेरिएबल है, इसलिए उसमें ज्यादा प्रकार की स्पीशीज पाई जाएंगी। स्पीशीज रिचनेस इज ऑल्सो हाई और मोर टाइप्स ऑफ स्पीशीज फाउंड। मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे मैंने फॉरेस्ट में बर्ड की बात की थी, अगर आपसे कोई कहे कि राजस्थान के किसी फॉरेस्ट में सपोज जैसे रणथंबोर टाइगर रिजर्व में कितने प्रकार की बर्ड पाई जाती है, इसकी स्टडी करो। आपने जैसे मैंने कहा इकोलॉजिस्ट ने सैंपल एरिया बांट लिए, उसको स्टडी कर लिया तो उसका एक कर्व आ जाएगा। लेकिन अगर रणथंबोर फॉरेस्ट के बजाय आप कहें इंडिया में पूरे सब कॉन्टिनेंट में कितने प्रकार की बर्ड पाई जाती हैं, इसकी स्टडी करो। मतलब आप पता है आपके सैंपल एरिया कहां फैले होंगे। अब आपके सैंपल एरिया फैले होंगे, आपको राजस्थान की क्लाइमेट की भी बर्ड्स की आपके सैंपल में आएंगी, आपको गुजरात के एरिया की बर्ड्स भी आपके सैंपल में आएंगी, आपको कर्नाटक केरल के हाई डायवर्सिटी एरिया की बर्ड्स भी सैंपल में आएंगी, आपको
बंगाल की तरफ के भी बर्ड्स नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज की बर्ड सैंपल एरिया में आएंगी, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब। जब आपके सैंपल एरिया इतने अलग अलग, क्योंकि इन सबका तो क्लाइमेट बहुत वेरिएशन दिखता है, जो क्लाइमेट केरल का है, कर्नाटक का है, वो क्लाइमेट पंजाब से थोड़ी मैच करता है, हिमाचल से थोड़ी मैच करता है। पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊंचे क्षेत्र हैं, उनकी बर्ड्स की वैरायटी अलग है। इसलिए जब आपके सैंपल एरिया इतने अलग अलग क्लाइमेट में फैले होंगे तो आपकी तो जो डाइवर्सिटी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पीशीज रिचनेस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। और जब तेजी से ऊपर जाएगी तो स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि कॉमन मिलने के चांस तो समाप्ति होते चले जाएंगे ना। आपके राजस्थान वाले सैंपल कर्नाटक से कहां मैच करेंगे? सो यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग कॉमन। जो भी मिलेगा सब ऐड होके ऊपर जाएगा, सब ऐड होके ऊपर जाएगा, तो कर्व तेजी से ऊपर चलता चला जाएगा। इसलिए जो वैल्यू है स्लोप की वो काफी बढ़ जाएगी। एनसीईआरटी ने वैल्यू बताई, मैंने कारण बताया साथ में कि क्या करना चाह रहा है एनसीईआरटी, कारण जानना जरूरी है। फिर Z, ये फिर एनसीईआरटी का एग्जांपल, Z की वैल्यू कॉन्टिनेंट में, Z फॉर फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस मतलब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स इन अ कॉन्टिनेंट, कितनी वैल्यू बताई एनसीईआरटी ने? 1.15 आ रही है ना इसके रेंज के अंदर, 1.2 से जस्ट थोड़ा सा नीचे आ रही है। तो ये एक कॉन्टिनेंट में यदि फ्रूट ईटिंग बर्ड्स या मैमल्स की Z की वैल्यू कैलकुलेट की गई तो वो पाई गई कितनी? 1.15 ये वैल्यू पाई गई। तो जरा ध्यान से देख लेना है क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी। अब मैं इस पूरी कहानी को जो मैंने बोला है जरा जोड़ूंगा, क्या क्या याद रखने की चीजें। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जैसे जैसे, हाँ बिना ग्राफ के, जैसे जैसे एरिया बढ़ाया तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ी, ग्राफ ऊपर गया। एक लिमिट के बाद स्पीशीज रिचनेस बढ़ना बंद हो गई, ग्राफ सैचुरेट हो गया। क्यों बंद हो गई? नई स्पीशीज मिलना बंद हो गई। नॉर्मल इक्वेशन S इज इक्वल टू CA टू द पावर Z, Z इज द स्लोप ऑफ कर्व, C इज द इंटरसेप्ट ऑन Y एक्सिस, S इज स्पीशीज रिचनेस, A इज एरिया। ऐसे रिवाइज करना है। इसका अगर लॉग इक्वेशन लिया जाए, log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A, इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। कर्व दिखाया था आपको, कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। Z की सामान्य वैल्यू 0.1 से 0.2, एक कॉन्टिनेंट में Z की वैल्यू 0.6 से 1.2, कॉन्टिनेंट में फ्रूट ईटिंग बर्ड्स या मैमल्स की Z वैल्यू कितनी देता है एनसीईआरटी? 1.15। आंकड़े बिल्कुल ऐसे कैसे ही रहने चाहिए, कोई डाटा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट एक्यूरेसी, एकदम एक्यूरेट आंसर चाहिए मुझे, ना तो कॉन्सेप्ट गलत होने देना है और ना डेटा गलत होने देना है। मिस्टेक नहीं चाहिए, सारे करेक्ट चाहिए, ये ध्यान रख लो, बार बार कहता हूं मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे। अब यहां पर ये सारी कहानी जानने के बाद एक ही सवाल बचता है, वो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन लिया पेज नंबर 262 पर, ये थ्योरेटिकल डिस्कशन लेते लेते ही एनसीईआरटी ने सवाल किया, व्हाट डू स्टीपर स्लोप्स मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? इस संदर्भ में स्टीपर स्लोप का क्या मतलब होगा? स्टीपर स्लोप का मतलब होता है अधिक ढलान। मतलब कह रहा है कि इस संदर्भ में यदि स्लोप अधिक हो, ढलान अधिक हो, तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? मैंने आंसर दिया है, मोर स्टीपर स्लोप मतलब या हायर वैल्यू ऑफ Z, तभी तो आएगा, मींस ग्रेटर स्पीशीज रिचनेस, ग्रेटर स्पीशीज रिचनेस। ग्रेटर स्पीशीज रिचनेस। लॉग कर्व इजीली कंपेयर्स दिस, मतलब मैंने ये एक पॉइंट किया है बच्चे के क्वेश्चन का, सर हमने इसमें लॉग कर्व बनाया ही क्यों? इसलिए बनाया क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा है ना, लॉग कर्व, उसके आधार पर इस ढलान की तुलना करना आसान है। एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन का आंसर देना आसान है। ये मैंने एग्जांपल लिया, वाई एक्सिस स्पीशीज रिचनेस, एक्स एक्सिस एरिया। अब इस पर मैंने दो फॉरेस्ट बना दिए, फॉरेस्ट ए और बी, ये इनके लॉग कर्व है। बेसिक सा मैथमेटिक्स जानने वाला कोई भी बता देगा, किसी पर्टिकुलर एरिया पर अगर मैं निशान लगा दूं तो किसकी स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है? ए की। ये स्पीशीज रिचनेस कम है, ये स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है। किसका ढलान ज्यादा है? ए का। जिसका ढलान ज्यादा
उसकी स्पीशीज रिचनेस भी ज्यादा, यही लिखा है। हायर वैल्यू ऑफ Z मीन्स या मोर स्टीपर स्लोप मीन्स ग्रेटर स्पीशीज रिचनेस। तो आप इस लॉग कर्व से अलग अलग फॉरेस्ट की स्पीशीज रिचनेस की तुलना आसानी से कर सकते हैं। यह महत्व है किसका? इस लॉग कर्व का। तो क्या अभी ये आंसर आएगा? जिसका ढलान ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा, जिसकी Z वैल्यू ज्यादा, उसकी स्पीशीज रिचनेस भी ज्यादा है। ये आपके सामने बनाकर दिखा दिया। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आंसर थ्योरेटिकली आ जाए तब भी, और खुद ग्राफ बनाकर दे दे, आपसे पहचानने के लिए कहे तब भी, आंसर करेक्ट आना चाहिए, आंसर एकदम एक्यूरेट आना चाहिए। ये पॉइंट बन गया स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप से रिलेटेड सारी कहानी का, पूरी स्टोरी आ गई स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा, जो ज्यादातर थ्योरेटिकल है, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का महत्व क्या है? अब जो मैंने पहले भी कहा जब मैं डायवर्सिटी पढ़ा रहा था कम्युनिटी में, डायवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी इकोसिस्टम की या उसकी जो कम्युनिटी है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वहां भी कारण बताया था, पर क्योंकि यहां भी सवाल है तो या फिर बोलूंगा मैं उसको। क्यों? क्योंकि ज्यादा डायवर्सिटी होने पर मोर वैरायटी ऑफ इंटरेक्शंस मेंटेन होते हैं, और इंटरेक्शन जितने ज्यादा स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा। यही लिखा है मैंने, हायर इज द डायवर्सिटी मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। इट इज ड्यू टू द, अब ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, एनसीईआरटी यहीं खत्म करता है बात को, मैंने कारण बताया। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर इंटरेक्शंस, और उसका बहुत आसान एग्जांपल लिया कि मोर इंटरेक्शन का मतलब क्या है। एग्जाम्पल, मोर टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन इन प्लांट्स। जंगल में अगर कम प्रकार के इंसेक्ट पाए जाएंगे तो प्लांट्स में पोलिनेशन के सक्सेसफुल होने के चांस कम। प्लांट का पोलिनेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लांट की अगली जनरेशन तैयार नहीं होगी। प्लांट ही नहीं बचेंगे तो कोई नहीं बचेगा, तो सारा सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। प्लांट बचे रहे, इसके लिए उनमें पोलिनेशन होना चाहिए। तो पोलिनेटिंग एजेंट्स की डायवर्सिटी खुद प्लांट के सर्वाइवल को अफेक्ट कर रही है। सो डायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स अफेक्ट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर डायवर्सिटी इज ऑल्सो अफेक्टिंग प्लांट। तो ये सब आपस में इनके इंटरेक्शंस हैं, रिलेशन है, एक दूसरे को संबंध जो ये प्रभावित कर रहे हैं। तो लेकिन संबंध तो तब होंगे ना जब डायवर्सिटी होगी, क्योंकि एक ही प्रकार का ऑर्गेनिज्म सब काम थोड़ी कर फिरेगा। वो संभव नहीं है कि एक ही प्रकार का ऑर्गेनिज्म सब जिम्मेदारी निभा देगा। अच्छा सबको पोलिनेशन करना है, मैं हूं, सब जगह घूम जाएगा, ऐसे नहीं है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट अलग है। एक इंसेक्ट हर प्लांट को विजिट नहीं करता है, किसी की फ्रेगनेंस कैसी है, कौन किसको लाइक कर रहा है, ये सब चीजें। सो दिस विल बी मेंटेन्ड बाय हाई डायवर्सिटी। अब इसी में और डिस्कशन आगे बढ़ा। एनसीईआरटी आपसे सवाल करता है कि आप कैसे पता लगाओगे कि आखिर स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है। उसके पता लगाने के उसने आपको साधन दिए, और इन साधनों में जो अंग्रेजी है, लैंग्वेज है, वो बहुत गुड क्वालिटी की है। थोड़ा सा फिसलते ही मीनिंग डिस्टर्ब हो जाता है और आंसर नाले में बह जाएगा, संभल के चलना है। कहता है नॉट मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, ये होना चाहिए। अब अगर आपने मीनिंग सही नहीं निकाला तो गड़बड़ करोगे। फ्रॉम ईयर टू ईयर, नॉट मच वेरिएशन का कहने का मतलब है जो प्रोडक्टिविटी है, कितना नया ऑर्गेनिक मैटर बनाया, उसकी वेरिएशन ज्यादा नहीं है, बदलाव नहीं है। मींस जैसा पिछले साल था इस साल भी लगभग वैसा ही ऑर्गेनिक मैटर का उत्पादन है, प्रोडक्शन है। अरे यही तो स्टेबिलिटी है। बदल जाता तो अनस्टेबल होता ना। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम ईयर आफ्टर ईयर, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो नॉट मच वेरिएशन कहने का मीनिंग ये कहना चाहता है कि ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास, बायो मतलब लिविंग, मास मतलब उनकी बॉडी का वजन। ऑर्गेनिक मैटर किसका बन रहा है? डेड मटेरियल का नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट कंज्यूमर्स का। उनकी बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर तैयार हो रहा है,
ओरिजिनली कौन बनाता है? प्लांट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास प्रोडक्शन, ऑलमोस्ट सेम ईयर टू ईयर। अब देखना, आप मेरी बात को समझना, जितना प्रोडक्शन इस साल किया उतना ही प्रोडक्शन लगभग अगले साल किया, उतना ही नया ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन अगले साल किया, तो उस इकोसिस्टम में नया ऑर्गेनिक मैटर बनने की जो दर है वो लगभग सेम है। उसी को कह रहा है प्रोडक्टिविटी लगभग सेम है, अचानक चेंज नहीं होगी। क्योंकि अचानक चेंज होने का मतलब है चाहे वो चेंज बढ़ोतरी की तरफ ही क्यों ना हो, लेकिन बदलाव आएगा। अगर चाहे बढ़ोतरी की तरफ क्यों ना हो, बदलाव आएगा। स्टेबल कहने का मतलब है बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जैसा प्रोडक्शन पिछले साल था अभी भी वैसा ही है। फिर ये आसान दिखने में, लेकिन अंग्रेजी ये भी मान है। आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। बच्चा अंग्रेजी पढ़ के फिर चपेट में आ जाता है। रेजिस्टेंट का मतलब नॉट इजीली डिस्टर्ब, आसानी से उस सिस्टम को डिस्टर्ब करना संभव नहीं है। रेजिलिएंट का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ फास्ट रिकवरी, ये होता है रेजिलिएंट। मतलब यदि सिस्टम में कुछ डैमेज हो भी गया तो उसको तेजी से रिकवर कर लेगा। भाई वही तो वैसा बना रहेगा, या तो सिस्टम डिस्टर्ब ही ना हो, यदि डिस्टर्ब हो जाए तो तेजी से उसको रिकवर कर ले, तो उसकी अपनी कंडीशन मेंटेन रहेगी। तो ये स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी। किससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए? डिस्टर्बेंस से, ओकेजनल डिस्टर्बेंस किसने किए हो? नेचर ने या मैन मेड हो? नेचर ने, तेज तूफान आ गया, कुछ डैमेज हो गया इकोसिस्टम को, बरसात कम हुई, सूखा पड़ गया, कुछ डैमेज हो गया इकोसिस्टम को, ये सब डैमेज है। तेज हवाएं चली, तूफान चली, जंगल के बहुत सारे पेड़ टूट गए, वो ओकेजनल डिस्टर्बेंस है। या हम जाके लकड़ी काट डालें, ओकेजनल डिस्टर्बेंस है। रेजिस्टेंट होना चाहिए या रेजिलिएंट होना चाहिए, तभी उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होगी। हाँ, मैं इनमें अलग अलग एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। हर एक में हर एक प्रॉपर्टी नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं यहां पर ऐड करूं फॉरेस्ट जो होता है उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब नॉट इजीली डिस्टर्ब। जबकि जो ग्रासलैंड होता है इसमें हाई रेजिलियंस होता है, मतलब कैन बी डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग के कारण ये डिस्टर्ब तो हो जाएगा। जंगल में पेड़ गायब करना इतना आसान नहीं है। आप कुछ पेड़ काट भी लाओगे तब भी जंगल बहुत बड़ा है, वो इजीली डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन एक बार अगर डिस्टर्ब हो गया तो दोबारा पेड़ आसानी से उगेंगे भी नहीं। फॉरेस्ट में लो रेजिलियंस है, फास्ट रिकवरी नहीं होती फॉरेस्ट की। पेड़ क्या रातों रात उग जाएंगे? लेकिन घास उग जाएगी, इसका मतलब घास में हाई रेजिलियंस है, फास्ट रीग्रोथ होती है। अगर आज सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो दोबारा से रीग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। ये दो मेन एग्जांपल हैं जो मैंने बता दिए। एनसीईआरटी ने शब्द उपयोग किए थे रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस, मैंने अप्लाई करके दिखाए हैं, और दोनों उसको स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों उसको स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी में रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसी में रेजिलियंस ज्यादा है। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट चल रहा था अपना, इनके मीनिंग बता दिए। फिर आगे कहता है रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशीज इन्वेजन।
इकोसिस्टम तभी स्टेबल रहेगा जब विदेशी, एलियन मतलब विदेशी, बाहरी स्पीशीज के इन्वेजन के लिए वो रेजिस्टेंट हो। इसका मतलब बाहर की स्पीशीज आकर उस क्षेत्र में अचानक डोमिनेट ना कर जाए, क्योंकि अगर बाहर की स्पीशीज आकर पौधा या एनिमल अगर दूसरों के ऊपर डोमिनेट कर गया तो फिर तो इकोसिस्टम की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर स्टेबिलिटी कैसी। बाहर की स्पीशीज आकर अचानक से उस सिस्टम को डोमिनेट करने की एबिलिटी ना रखे, मतलब पहले से जो स्पीशीज हैं दे मस्ट नॉट बी इजीली इन्वेडेड और डोमिनेटेड बाय सम एक्सटर्नल स्पीशीज। मीनिंग लिखा इसका एनसीईआरटी के पॉइंट का, स्पीशीज फ्रॉम सम अदर इकोसिस्टम नॉट इजीली बिकम डोमिनेंट। इस क्षेत्र में वो आसानी से डोमिनेंट ना बने तो वो स्टेबल माना जाएगा। तो कौन स्टेबल माना जाएगा? जिसके ईयर टू ईयर बायोमास प्रोडक्शन, ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में कोई ज्यादा बदलाव ना हो, जिसका रेजिस्टेंस रेजिलियंस हाई हो, और जिसमें बाहरी स्पीशीज आसानी से आकर स्वयं को स्थापित ना कर सके, स्वयं को डोमिनेट ना कर सके, और उसकी पुरानी स्पीशीज ही डोमिनेट करती रहे, जैसा था वैसा रहे, वो क्या माना जाएगा? स्टेबल इकोसिस्टम माना जाएगा। तीनों पॉइंट आगे एनसीईआरटी के ये बता दिया आपको। फिर यहां नाम आता है एनसीईआरटी में डेविड टिलमैन का। डेविड टिलमैन ने इसी पॉइंट को आगे बढ़ाया। वो कहते हैं एकदम आसान बात है, आप तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर लो। डेविड टिलमैन ने जंगल में कुछ प्लॉट्स, कुछ एरिया डिमार्केट किए स्टडी करने के लिए, जिनकी डाइवर्सिटी अलग अलग थी। उन्होंने बिल्कुल जो हम रिजल्ट पीछे पढ़ के आ रहे हैं उसको कंफर्म किया कि वो बात सही है, क्योंकि थ्योरी लिखने के से अलग कुछ ऑब्जर्वेशन भी तो आनी चाहिए ना। प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज, मतलब जिनकी डाइवर्सिटी ज्यादा है, शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। जिन प्लॉट्स की डाइवर्सिटी ज्यादा थी, जिनमें स्पीशीज ज्यादा प्रकार के थे, उनके ईयर टू ईयर बायोमास में बदलाव बहुत कम पाया गया। तो वही कहानी तो हमने अभी सुनाई थी, पूरा दबाव दिया उस पर, वही रिपीट हो गया आगे। मोर डाइवर्सिटी होगी तो वो मोर प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगी। अब यहां ये लिखते ही तुरंत फिर बच्चा फैल जाता है, सर आप उधर तो कह रहे थे लेस वेरिएशन। ओ भाई, लेस वेरिएशन दिखना है। वेरिएशन मतलब जितना पिछले साल प्रोड्यूस किया उतना ही इस साल प्रोड्यूस किया, तो वेरिएशन कहां हुआ? अरे लेकिन प्रोड्यूस तो किया। सो मोर प्रोडक्टिविटी अलग इश्यू है और लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी अलग इश्यू है। तो क्या मोर डाइवर्सिटी होने पर मोर प्रोडक्टिविटी आ जाएगी? यस। लेकिन क्या मोर डाइवर्सिटी होने पर वेरिएशन कैसा होगा प्रोडक्टिविटी में? लेस। दोबारा लिख देता हूं, लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। इन दोनों को गड़बड़ नहीं समझना है, अंग्रेजी ठीक लगानी है। क्या हाई डाइवर्सिटी वाले इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी अच्छी आ रही है? यस। लेकिन जैसी प्रोडक्टिविटी पिछले साल थी वैसी इस साल भी आ रही है, इसका मतलब वेरिएशन ज्यादा नहीं है। वेरिएशन ज्यादा नहीं है तो अच्छी बात है ना। लेकिन वेरिएशन ज्यादा नहीं है कहने का मतलब यह नहीं है कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है। सो गुड प्रोडक्टिविटी विद लेस वेरिएशन, अंग्रेजी का सही इस्तेमाल करना है ये पूरी कहानी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फंसते हैं इसमें, वो इसी एक पॉइंट की वजह से क्वेश्चन को गलत करते हैं। पहले ही सतर्क कर दिया और मैं पूछूंगा। फिर उसके बाद पॉइंट आ गया इसी हेडिंग में, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बाय पॉल एरलिक। हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस से पहले एनसीईआरटी 4 लाइन में एक पॉइंट बोलता है, वो मैं वर्बली बोलूंगा, लिखा नहीं है, जरूरत नहीं है। क्या कहता है कि ठीक है हमने कहानी जान ली कि डाइवर्सिटी होती है तो सिस्टम स्टेबल होता है, लेकिन जरा इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। किसी फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पेड़ों पर पाए जाने वाले कुछ फ्रॉग्स हैं। उन फ्रॉग की अगर कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो उससे हमारी लाइफ की क्वालिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शायद कुछ भी नहीं। तो हम कहेंगे डाइवर्सिटी का महत्व ही नहीं है, ऐसा लगेगा हमें। फिर कहता है कि अगर कहीं पर 20,000 प्रकार की स्पीशीज पाई जा रही हैं, उनमें से 5,000 प्रकार की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, इंसेक्ट की हो, बर्ड की हो, किसी की हो, और 15,000 अभी भी बच रही हैं, तो वो 5,000 स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने के बाद हमारी लाइफ पर, हमारी लाइफ की क्वालिटी पर
क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका असेसमेंट लगाने के लिए पहले तो आंसर ज्यादातर लोग यही दे सकते हैं, अरे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए डायवर्सिटी का चक्कर बेकार है, कोई महत्व नहीं है, ऐसी कहानी सुना रहे हो। इसका जवाब देने के लिए डेविड टिलमैन ने यह स्टोरी तैयार की, इंटरेस्टिंग स्टोरी। डेविड टिलमैन ने हाइपोथेसिस दिया, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। रिवेट होते हैं, कील होते हैं लोहे वाले, और पोपर मतलब कील उखाड़ने वाला, पोपर मतलब जो कील को उखाड़े। इन्होंने यह हाइपोथेसिस दिया। कील की कहानी कहां से आ गई? ये कहते हैं कि एरोप्लेन में जो पैसेंजर्स यात्रा कर रहे हैं, जो यात्री हैं एरोप्लेन में, वो अगर मौका पड़ने पर एरोप्लेन में जो छोटी छोटी रिवेट होती हैं, कील होती हैं, जो परमानेंट होती हैं, जो एरोप्लेन के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ती हैं, जो चेयर लगी हुई है उसमें उनको एरोप्लेन्स की बॉडी से जोड़ती हैं, चेयर के पार्ट्स को जोड़ती हैं, ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी कीलें एरोप्लेन में लगी हुई हैं, वही क्या है? रिवेट है। पोपर कौन? उखाड़ने वाला। ये कहते हैं जो यात्री हैं, जो उसमें पैसेंजर्स हैं, अगर वो मौका लगने पर कोई कील वगैरह उखड़ जाए तो उसको उखाड़ के जेब में रख के घर ले जाए, तो इसका क्या परिणाम होगा? कहते हैं शुरू में जब एक दो कील उखाड़ी जाएगी तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, हमें लगेगा कि इस कील का एरोप्लेन में कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं तो कील उखाड़ कर जेब में रख के ले आया, एरोप्लेन तो उड़ रहा है अभी, तो ये फालतू ही कह रहे हैं कि रिवेट इंपॉर्टेंट है। इस एक्सप्लेनेशन में एरोप्लेन इक्विवेलेंट है इकोसिस्टम के और रिवेट इक्विवेलेंट है स्पीशीज के। रिवेट इक्विवेलेंट है स्पीशीज के। कहते हैं जंगल में भी ऐसा ही है, जैसे इकोसिस्टम कोई फॉरेस्ट, तो वहां पर एक दो स्पीशीज गायब होने पर हमें लगता है अरे जंगल तो कल भी जंगल ही था, इसमें से 10 स्पीशीज गायब होगी तो आज भी जंगल ही है, फालतू डाइवर्सिटी की बात करते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कहते हैं ऐसे धीरे धीरे एरोप्लेन से यदि और अधिक रिवेट उखाड़ी जाएंगी तो क्या होगा? एक दिन, किसी दिन तो ऐसा आएगा जब किसी चेयर की ज्यादा रिवेट उखड़ गई तो पैसेंजर नीचे और चेयर ऊपर, टेक ऑफ होते ही पलट के, किसी दिन तो आएगा। जब तक चेयर पलटे नहीं तो आपको कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तब तक रिवेट ज्यादा उखड़ चुकी होंगी। इसी प्रकार से जंगल में शुरू में स्पीशीज गायब होने पर आपको प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन जब तक आपको प्रभाव दिखेगा काफी देर हो चुकी होगी, काफी देर हो चुकी होगी। ये देखो क्या कहते हैं, एरोप्लेन इक्विवेलेंट टू इकोसिस्टम। ये कहते हैं सम रिवेट्स रिमूव्ड। ये कंडीशन किसके इक्विवेलेंट है? सम स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट। कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई। इनिशियली नो इफेक्ट विजिबल। मैंने कहा विजिबल इफेक्ट हो रहा है, लेकिन वो इतना माइनर है कि हमें विजिबल नहीं है। इकोसिस्टम में भी यही है, इनिशियली नो इफेक्ट विजिबल, सेम कंडीशन है। लेकिन जैसे ही और अधिक रिवेट्स रिमूव की गई, मोर रिवेट्स रिमूव्ड, रिजल्ट आ गया इधर, मोर स्पीशीज लॉस्ट, इसके इक्विवेलेंट कंडीशन होगी। अब दिखेगा रिजल्ट आपको, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। जब हमें रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट इधर लिखा है, ऐसे पढ़ा जाएगा, इकोसिस्टम बिकम्स, इकोसिस्टम हो या एरोप्लेन का सिस्टम हो, मैंने दोनों को मिलाकर लिखा है, सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो बहुत ही बढ़िया सिंपल बेसिक आइडिया लिया है पॉल एहरलिच ने। वो कहते हैं कि भाई आप जो ये 15,000 और 20,000 की बात कर रहे हो ना, कि 20,000 में से 5,000 गायब हो गई, वो तो आज भी इकोसिस्टम ही है। इकोसिस्टम तो है, लेकिन आज वो इतना अच्छा इकोसिस्टम नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी कम है। कैसे पता चलेगा? एरोप्लेन के इस एग्जाम्पल से पता चलेगा। जैसे एरोप्लेन में रिवेट उखाड़ लेने से उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और इसी प्रकार से इकोसिस्टम में से स्पीशीज गायब होने पर उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, पर शुरू में हमें दिखाई नहीं देता, जब हमें दिखता है तो लॉस काफी ज्यादा हो चुका होता है। फिर वो एक पॉइंट और जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि हर रिवेट की इंपॉर्टेंस बराबर नहीं है। सम रिवेट्स मोर इंपॉर्टेंट देन अदर रिवेट्स। कौन सी रिवेट्स?
rivets joining wings of aeroplane with the main body। एरोप्लेन की मेन बॉडी के साथ विंग्स को जोड़ने वाली रिवेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेयर के बजाय उसको उखाड़ लो, अभी एरोप्लेन नीचे आ जाएगा। मतलब इन रिवेट्स का महत्व ज्यादा है। तो तुरंत क्वेश्चन बनेगा, ये रिवेट्स किसके बराबर है? की स्टोन स्पीशीज, सम रिवेट्स मोर इंपॉर्टेंट। ये क्या है? सीमित संख्या में होने पर भी प्रभाव अधिक है। सो दे आर इक्विवेलेंट टू की स्टोन स्पीशीज। ये किसके इक्विवेलेंट हैं? की स्टोन स्पीशीज के इक्विवेलेंट हैं। ये कहानी आ गई। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे वापस, देखो ये मीनिंग बता दिया पूरा। एरोप्लेन किसके इक्विवेलेंट? इकोसिस्टम। रिवेट किसके इंपॉर्टेंट? स्पीशीज। रिवेट रिमूव करने का अर्थ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। शुरू में कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी या ज्यादा रिवेट रिमूव हो जाएंगी तो सिस्टम का क्या होगा? अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा सिस्टम। क्या हर रिवेट की इंपॉर्टेंस बराबर है? नहीं। जो रिवेट संख्या में कम होने पर भी अधिक महत्व रखती है वो किसके इक्विवेलेंट है? की स्टोन स्पीशीज के इक्विवेलेंट है। अब हाँ, यहां पर फिर मेरा क्वेश्चन आता है। मैं पूछता हूं कई बार बच्चों से कि यार पॉल एहरलिच के दिमाग में ये कील उखाड़ने वाली कहानी कहां से आई? उन्होंने ऐसा सोचा कैसे कि ये कील उखाड़ने की हाइपोथेसिस चिपकाते हैं? ये कहां से स्टोरी उनके दिमाग में आई? जैसे अगर मैं देखूं, मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने आइडिया कहां से लिया, पर मैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखूं तो हमारे भारतीय संदर्भ में आपको पता चलेगा कि ट्रेन में स्लीपर क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास एसी तक किसी भी प्रकार के कोच में आप चले जाएं, टॉयलेट का जो मग्गा होता है वो भी चेन से बना होता है, वेल्डेड होता है जी। टॉयलेट का मग्गा, स्टील वाला मग्गा रखते हैं चेन से वेल्ड करके। इसका मतलब रिवेट उखाड़ने की कहानी झूठी नहीं है। ये तो रिवेट उखड़ती नहीं है, वरना लोग उखाड़ के ले जाएंगे। बहुत खतरनाक लोग हैं दुनिया में। एरोप्लेन के रिवेट उखाड़ के ले जाएंगे, घर पर उससे चाहे कुछ काम नहीं हो, लेकिन जाके 4 लोगों को दिखाएंगे, देखो मैं उस वाली फ्लाइट में से ये उखाड़ लाया हूँ। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। तो इसका मतलब पॉल एहरलिच अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। जब टॉयलेट का मग्गा भी सुरक्षित नहीं है तो एरोप्लेन की रिवेट तो बहुत अलग बात है। अरे मग्गा गायब हुआ होगा तभी तो वेल्ड किया होगा गवर्नमेंट ने। तो बहुत नालायक लोग हैं। आदत सुधारनी पड़ेगी यार लोगों को अपनी। अब क्या करोगे टॉयलेट के मग्गे का? घर में मग्गा नहीं है। बहुत खतरनाक लोग हैं यहाँ। ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा। इकट्ठा करते होंगे, कबाड़ी को बेच देते होंगे। काइंड ऑफ बिग बिजनेसमैन। किस किस प्रकार के बिजनेसमैन हैं। तो ये सब कहानी आ गई इकोसिस्टम स्टेबिलिटी की। और ये सब, ये इंडियन रेलवे वाला जो एग्जाम्पल है, दैट वाज ऑन ए लाइटर नोट। तो यहाँ पर इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे इस सारी स्टोरी को, और इसके आगे फिर डायवर्सिटी के लॉस की स्टोरी आगे चलेगी।